नमस्कार बच्चों, मैं आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ और ये है कॉस्ट ऑफ लेबर एंड वेजेस। ये कॉस्ट अकाउंटिंग से मैंने ये प्रिपेयर किया है हायर सेकेंडरी बच्चों के लिए, वेस्ट बंगाल बोर्ड या आईएससी बोर्ड या ओपन स्कूल या एनओएस, ये सभी बच्चों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ कुछ थोड़ा नोट्स भी क्लियर करेंगे जो कॉस्ट ऑफ लेबर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्लाइड पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है पहला। तो सबसे पहले इस पे लिखा गया है वन ऑफ द मेन वे ऑफ रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट इज। तो इसमें से एक ऐसा ऑप्शन आपको बताना है, चुनना है जिससे कॉस्ट कम किया जा सकता है। वन ऑफ द मेन वे ऑफ रिड्यूसिंग लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट रिड्यूस करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका जो आंसर है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान देते हैं। चलिए, रिडक्शन ऑफ वेजेस रेट और अमाउंट, ये कोई एक यूजुअल मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वर्कर पहले से ही काम कर रहे हैं जिस रेट पे, आप उससे यदि कम रेट पे यदि काम कराएंगे तो वो छोड़ के चले जाएंगे। तो एक प्रिवेलिंग रेट से आप हमेशा वेजेस पेड करते हैं वर्कर को, जो एग्रीड अमाउंट होता है। यदि कोई लेबर हमारे पास काम कर रहा है तो उसके साथ हमारा एग्रीमेंट होता है, चाहे ओरल हो चाहे रिटेन हो। तो हम लोग जो है जो वेजेस पेमेंट करते हैं अपने कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए, हम उसके वेजेस को कम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। अडॉप्टिंग स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म, देखिए प्रोडक्शन करने का एक अपना यूजुअल मेथड होता है और हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म को फॉलो करके हम लोग मशीन के जैसा प्रोडक्शन नहीं करवा सकते लेबर से। तो लेबर से यदि आपको प्रोडक्शन करवाना है तो स्ट्रिक्ट मैकेनिज़्म नहीं हो सकता, क्योंकि मशीन के जैसा काम नहीं कर सकता वो, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स इन द वर्कर्स, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो वर्कर आपके पास काम कर रहा है उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट होगा। उस एग्रीमेंट में वर्कर से जितना आवर आप काम ले सकते हैं आप उतने ही काम ले सकते हैं, उससे ज़्यादा यदि आप चाहें तो नहीं करा सकते हैं, क्योंकि यदि आप ओवर टाइम कराएंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना होगा। तो ए बी सी ये तीनों ऑप्शन को पढ़ने से पता चला कि ये सही ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो लास्ट ऑप्शन ही बचता है हमारा। इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर, प्रोडक्शन प्रोसेस में यदि हम कुछ ऐसा मेथड यूज़ करें जिससे हमारे वर्कर का एफिशिएंसी यदि इंक्रीज़ हो जाए तो हम अपने लेबर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर्स एंड अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर देम इन द फंक्शन ऑफ। रिक्रूटमेंट ऑफ वर्कर, वर्कर को रिक्रूट करना है, जो न्यू वर्कर्स आएंगे काम करने के लिए उसे रिक्रूट करना है। और दूसरा काम है अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, जो वर्कर काम करने के लिए आएंगे उसको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देना होगा। तो प्रॉपर ट्रेनिंग जब हम लोग देते हैं तब जाके वर्कर क्या होता है, एबल बनता है वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो इस हिसाब से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वर्कर को कैसे रिक्रूट करना है, वर्कर को कैसे ट्रेनिंग देना है, वर्कर को कैसे कैपेबल बनाना है ट्रेनिंग के थ्रू, ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेट करके ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर ऑफ द वर्कर इज अ फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द लेबर ऑफ द वर्कर इज़ अ फंक्शन ऑफ दिस डिपार्टमेंट। जो वर्कर हमारे पास काम करने के लिए आते हैं, जो वर्कर हमारे पास काम करने के लिए आते हैं, उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन होता है पे रोल डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि फाइनली उसे ही अप्रूव करना पड़ता है उसकी सैलरी को या उसके वेजेस को कि कितना उसका पेमेंट हुआ। तो पे रोल डिपार्टमेंट ना जो लेबर होता है उसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो अपने पास रखता है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए, पे रोल डिपार्टमेंट, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
द वेजेस ऑफ द ऑपरेटर ऑफ द मशीन विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इंक्लूडेड इन। देखिए, जो प्रोडक्शन करने वाले जो लेबर होते हैं, जो मशीन को यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन करने वाले लेबर जो मशीन को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो तो डायरेक्ट लेबर होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए मशीन की ज़रूरत होता है। और जो प्रोडक्शन करने के लिए जो लेबर होता है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो एक ऑपरेटर ऑफ द मशीन जो होता है, हम लोग उसे इनडायरेक्ट वेजेस में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस में इंक्लूड करते हैं ऑपरेटर ऑफ द मशीन। मशीन का जो ऑपरेटर होता है उसे हम लोग इनडायरेक्ट वेजेस में इंक्लूड करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। द बेसिक रीज़न फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ वेजेस into direct and indirect part is the basic reason for classification of wages into direct and indirect part is। देखिए, इसमें से कई सारे ऑप्शन हैं। अब सारे ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद समझिए। देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट यदि आपको निकालना है तो आप आगे पीछे किसी को भी जोड़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका तो एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट निकल ही जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट ओवरहेड। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपर वेजेस कॉस्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? देखिए, जब हम लोग चाहे मटेरियल हो, चाहे लेबर हो, ठीक है, चाहे आपका वेजेस हो, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये तीनों को हम लोग ना इन तीनों को हम लोग फर्दर जो है ना दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके हम लोग उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट हम लोग में कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे डायरेक्ट, सारा डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आता है, सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करके आपका ओवरहेड आता है। तो जो ओवरहेड का जो कैलकुलेशन होता है, ठीक है, जब आप वेजेस को क्लासीफाई नहीं करेंगे डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में, तो आप ओवरहेड का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ऑप्शन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे आप यही क्वेश्चन यदि मटेरियल से रिलेटेड होता तो क्या होता, फिर यही क्वेश्चन यदि एक्सपेंसेस से होता और सेम क्वेश्चन होता, तो सोचिए तीनों क्वेश्चन में, चाहे वो वेजेस हो, जैसे कि हम लोग लेबर भी कहते हैं, लेबर या वेजेस जो भी कह लें आप, मटेरियल कह लें, एक्सपेंसेस कह लें, ये तीनों को फर्दर हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि करेक्ट कैलकुलेशन करना होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अलग, जिससे कि हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल सकें, और सारे इनडायरेक्ट कॉस्ट का अलग, जिससे कि हम लोग ओवरऑल कॉस्ट निकाल सकें। तो देखिए, यहाँ पे प्राइम कॉस्ट के बारे में तो कहीं मेंशन नहीं है ऑप्शन में। तो ऑप्शन जो है जो ओवरहेड कॉस्ट से जो रिलेटेड है, जैसे बी नंबर ऑप्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट ओवरहेड कॉस्ट, तो बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा इस बात को आप रिपीट करके सुनिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर, यूजुअली दिस टाइप ऑफ लेबर इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए इस टाइप का हमें लेबर ज़रूरत पड़ता है। देखो, कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस जब स्टार्ट होता है और हम लोग लेबर की बात करते हैं तो वहाँ पे फिजिकल लेबर का बात किया जाता है। यूजुअली सेंस यही होता है, ठीक है। आप कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप फिजिकल लेबर का ही प्राइमरली आप लोग बात करेंगे, या हम लोग बात करेंगे, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, यदि कि कोई कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहता है, कोई फैक्ट्री डालना चाहता है, तो पहले वो फिजिकल लेबर की बात करेगा। तो यूजुअली वर्ड से, यूजुअली मीन्स साधारण तौर पे जब हम लोग लेबर का बात करते हैं तो वो लेबर जो फिजिकल लेबर हमें देता है, हम उसकी बात करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। 7 नंबर, one of the main function of manpower planning is determined by। तो मेन जो फंक्शन है मैन पावर प्लानिंग करने का, वो क्या है? मैन पावर प्लानिंग करने का मेन मकसद क्या है? तो सोचिए कि कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्स का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सोचिए, आप प्लानिंग पेपर पे जितना भी कर लीजिए, यदि आपको एग्जीक्यूट करना है तो आपको फिज़िकल लेबर, मेंटल लेबर की आवश्यकता पड़ेगा ही पड़ेगा। आप यदि कोई भी प्रोडक्शन, कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको फिज़िकल लेबर, मेंटल लेबर दोनों की ज़रूरत पड़ता है।
और इसलिए मैं मैन पावर कह रहा हूँ यहाँ पे वेजेस या लेबर नहीं कह रहा हूँ, मैन पावर कह रहा हूँ। कोई भी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए आपको मैन पावर की ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे फिजिकल लेबर और मेंटल लेबर दोनों का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि चाहे फिजिकल लेबर हो चाहे मेंटल लेबर हो, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ता है? तो ह्यूमन रिसोर्स, द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आप कुछ भी प्रोडक्शन करना चाहे तो ज़रूरत पड़ेगा आपको, ह्यूमन रिसोर्स का आपको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन स्टडी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और गिलबर्ट इसका ऑप्शन है। कहीं पे हम लोग फ्रैंक गिलबर्ट पढ़ते हैं, कहीं पे हम लोग E.B. गिलबर्ट पढ़ते हैं। ठीक है, इसके साथ में कहीं कहीं पे लिलियन M. गिलबर्ट का भी नाम मेंशन रहता है। चलिए, गिलबर्ट या गिलबर्ट BRETH भी रहता है कहीं कहीं पे। कोई भी ऑप्शन हो, आप उसको सही से टच कीजिएगा। तो स्टडी मोशन जो है ना, गिलबर्ट के द्वारा दिया गया था। हम लोग स्टडी मोशन के बारे में नोट्स लास्ट में करेंगे, जो कि मैंने इंक्लूड किया है इस वीडियो में। भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो, तो वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा और एक एक पॉइंट को आप समझिए। जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको दोबारा भी आगे पीछे करके आप सुन सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग इज़, टाइम कीपिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सोचिए, टाइम कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ वेजेस बिल। जी हाँ, यदि आप किसी लेबर को या वर्कर को यदि आप काम पे रखते हैं, अब उसका जो बिल बनाएंगे उस लेबर का कैसे बनाएंगे? जब आपके पास टाइम कीपिंग नहीं होगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे यदि आपके पास नहीं होगा तो, है ना। इसके बाद है मेंटेनेंस। ठीक है, तो स्लाइड में थोड़ा क्वेश्चन जो है कट गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। सी नंबर जो ऑप्शन है वो पूरा ऑप्शन होगा मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। ठीक है, मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा? मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। तो टाइम कीपिंग रखने से कोई वर्कर कितना लेट करके आ रहा है, कोई जल्दी भाग जा रहा है, तो इसका जो हम लोग हिसाब रखते हैं ना, इसी को कह रहा हूँ मेंटेन डिसिप्लिन इन द फैक्ट्री। यदि आपको फैक्ट्री में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आपको टाइम कीपिंग भी करना होगा, क्योंकि वर्कर सही टाइम पे आ रहा है कि नहीं, वर्कर सही टाइम पे जा रहा है कि नहीं। इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन जो है ना करेक्ट ऑप्शन है। इसका एक ऑप्शन होना चाहिए डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव कर देंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम कीपिंग, तो बी नंबर ऑप्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड, मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था आप लोगों से कि टाइम कीपिंग में लेबर का भी रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लेबर का रिकॉर्ड रखेंगे तो डायरेक्ट लेबर का कितना है, इनडायरेक्ट लेबर कितना है, ये सब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरहेड में भी आपको हेल्पफुल ये मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। डेली टाइम शीट इज़ मेंटेन फॉर द फंक्शन ऑफ, डेली टाइम शीट इज़ मेंटेन फॉर द फंक्शन ऑफ, डेली टाइम शीट, ये तीनों को एक साथ पढ़िए। डेली टाइम शीट इज़ मेंटेन फॉर द फंक्शन ऑफ, डेली टाइम शीट जो है वो मेंटेन किया जाता है। क्यों? तो देखिए, टाइम कीपिंग, मैन पावर प्लानिंग, टाइम रिजर्वेशन एंड लास्ट ऑप्शन टाइम बुकिंग। तो डेली टाइम शीट जब हम लोग मेंटेन करते हैं तो एक वर्कर का जो टाइम हम लोग कितना बुक किए हैं वो हमसे पता चल जाता है। ठीक है, सपोज़ एक वर्कर को मैंने बोल के रखा है कि आपको 10 बजे आना है, 6 बजे आपको जाना है, तो जो है डेली टाइम शीट में 10 और 6 का क्या होगा, उसका टाइम बुकिंग होगा। ठीक है, डेली टाइम शीट में उसका बुकिंग क्या होगा, 10 से 6 का होगा। किसी भी फैक्ट्री में इसी प्रकार से मेंटेन होता है। कोई वर्कर नाइट ड्यूटी करता है, कोई आफ्टरनून करता है, कोई मॉर्निंग करता है। ठीक है, आजकल तो 24/7 में से आपका 8 आवर्स प्लस 1 आवर्स जो है वो आपका कोई भी ले लेगा। ठीक है, चल आपको केवल इतना ही याद रखना है कि 6 दिन में 48 घंटा, ठीक है, और 1 दिन में 9 घंटा से ज़्यादा आपसे कोई काम ले नहीं सकता है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि कोई आपसे यदि 9 घंटा से ज़्यादा यदि काम कराता है तो डबल रेट में आपको वो सैलरी देगा, और यदि 48 घंटे से भी ज़्यादा कोई काम करा लेता है तो भी आपको ओवर टाइम वो देगा। तो ये एक्चुअल क्या होता है कि किसी भी फैक्ट्री में जो वर्कर होता है जिसका टाइम सही तरीके से रिकॉर्ड होता है, यदि पेरोल सिस्टम में उसका सही तरीके से रिकॉर्ड हुआ है तो उस हिसाब से ही उसका कैलकुलेशन सैलरी बन के आता है। चलिए 11 नंबर,
द टाइम फॉर विच wages are paid to the workers but not work is performed by the worker is called. The time for which wages are paid to the worker but no work is performed by the worker is called. देखिए बहुत सारे ऑफिसेस में या फैक्ट्री में ऐसा होता है, हम लोग ऐसा देखते हैं कि वर्कर ऑफिस में आ गया लेकिन वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है। इसके चाहे कोई भी रीज़न हो सकता है। इसके रीज़न भी आप यदि पढ़ेंगे तो आपको कई सारे रीज़न पढ़ने के लिए मिलेगा। इकोनॉमिक रीज़न है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, कई सारे रीज़न हो सकता है। तो अभी हम लोग रीज़न के बारे में डिस्कस नहीं करें, हम लोग इसे आइडल टाइम के नाम से जानते हैं, ठीक है, हम लोग इसे आइडल टाइम के नाम से जानते हैं। द टाइम फॉर विच वेजेस आर पेड, लेकिन वर्कर काम नहीं कर रहा है, उसको पेमेंट कर रहा है लेकिन उसको वो काम ही नहीं कर रहा, उसके टाइम से कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। क्या कारण है बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है आइडल टाइम। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इन द कीपिंग सिस्टम कह सकते हैं एक अकाउंट कीपिंग सिस्टम, बुक कीपिंग सिस्टम, वैसे इन द कीपिंग सिस्टम द फॉलोइंग टाइम ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री इज कंसीडर, ठीक है, द फॉलोइंग टाइम ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री इज कंसीडर। तो आप कौन से टाइम को कंसीडर करेंगे? तो सबसे पहले ऑप्शन जो है, एक नंबर ऑप्शन को देखिए, इसमें लिखा गया द टोटल टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री। यस, जब वर्कर इन करता है तो इन टाइम लिख देता है, जब वर्कर आउट करता है तो आउट टाइम लिख देता है, बस ये उसका प्रेजेंस है ऑफिस में। द टोटल टाइम ऑफ प्रेजेंस ऑफ द वर्कर्स इन द फैक्ट्री, और ये करेक्ट आंसर है, यही इसका आंसर होना चाहिए। इन द कीपिंग सिस्टम द फॉलोइंग टाइम ऑफ द वर्कर इन द फैक्ट्री इज कंसीडर। इन टाइम, आउट टाइम, प्रेजेंस हो गया, प्रेजेंस का आवर्स देख लो, इसी से उसका पता चल जाएगा कितना टाइम प्रोडक्शन करने में लगाया, कितना आइडल टाइम रहा, ठीक है, कहाँ पे वो एडिशनल काम किया कि नहीं किया, इसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक वर्कर का जो पेरोल प्रिपेयर होता है वो ऑफिस में इन टाइम और आउट टाइम के बीच का जो समय होता है उससे कैलकुलेट हो जाता है कि उसका प्रेजेंस कितना था ऑफिस में, और उसी पे उसको वेजेस दिया जाता है, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम को कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग के मन में आता होगा पीस रेट सिस्टम के साथ यदि इंक्लूड कर दे तो फिर तो प्रोडक्शन जितना पीस करेगा उसके हिसाब से देंगे, यदि उसके साथ एग्रीमेंट है तो उसी के हिसाब से देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो 12 का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 12 का आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस में इन टाइम आउट टाइम के बीच में जो समय आता है प्रेजेंस टाइम बोलते हैं, और पेरोल उसका उसी पे हिसाब पे बनता है। चलिए 30 नंबर, द एवरेज फॉर आइडल टाइम इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ ओवरहेड। देखिए द वेजेस फॉर आइडल टाइम इंक्लूडेड इन द टाइप ऑफ ओवरहेड, तो किस प्रकार के ओवरहेड में इसको इंक्लूड किया जाता है? देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग से तो कोई गलती हुआ नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वाले से कोई गलती तो हुआ ही नहीं है, तो हम इसको प्रोडक्शन में ही लेंगे। द वेजेस फॉर आइडल टाइम, ठीक है। देखिए एक वेजेस जो है वो हमारा लेबर जो होता है वो फैक्ट्री का होता है, और फैक्ट्री का मतलब प्रोडक्शन का होता है। जो वेजेस हम पेमेंट करते हैं लेबर को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे वेजेस की बात कर रहे हैं, और हम लोग वेजेस का मतलब लेबर की बात कर रहे हैं। लेबर फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री मतलब प्रोडक्शन का होता है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में आता है, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट के पार्ट में कैलकुलेट किया जाता है। तो 13 नंबर ए प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, प्रोडक्शन ओवरहेड। इन दी फैक्ट्रीज एक्ट इफ़ द वर्कर्स वर्क फॉर मोर दैन, अभी मैं डिस्कस कर रहा था, अभी आप लोग से बात कर रहा था, 9 घंटे से ज़्यादा यदि काम करता है तो उसे आपको ओवर टाइम देना होगा, तो ऑप्शन बी होगा। और वही चीज़ को तो मैं कैलकुलेट करूँ 48 आवर्स, आपको सप्ताह में, एक सप्ताह में कितना देना है? 48 आवर्स। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में, इफ़ अ वर्कर्स वर्क फॉर मोर दैन द टाइम पीरियड इन अ वीक then he is entitled to get wages at the higher rate as per the Indian Factories Act। 48 आवर्स से ज़्यादा यदि उसने काम कर दिया 6 दिन में, ठीक है, क्योंकि संडे छुट्टी कंसीडर किया जाता है, तो वीक में 6 ही दिन होता है, और 8 करके 8 6 48 होता है, तो 8 6 48, ठीक है। 7 डेज़ का 1 वीक कंसीडर करते हैं हम लोग, उसमें से संडे को यदि छोड़ दे तो 6 डेज़ आता है, तो वर्किंग डेज़ में 6 डेज़ कैलकुलेट किया जाता है। वर्किंग डेज़ वीकली 6 डेज़ का होता है, और 8 आवर्स उसका वर्किंग आवर्स होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48 आवर्स उसका कैलकुलेशन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ, अच्छा लग रहा है मैंने 16 मिस कर रहा हूँ, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी
आइडल टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है, तो कंट्रोल आइडल टाइम की यदि बात करें, कंट्रोल आइडल टाइम की यदि बात करें तो 3 प्रकार का जो है ये कंट्रोल आइडल टाइम होता है। ठीक है, 3 प्रकार का आइडल टाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द रीज़न फॉर द क्रिएशन द रीज़न फॉर द क्रिएशन द रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ फॉल इन द डिमांड of the product in the market is known as थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। तो क्या लिखा है, द रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑन द अकाउंट ऑफ ऑल इन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्शन इन द मार्केट इज़ नोन एज। तो मार्केट में जो डिमांड है वो है ही नहीं, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो इसमें वर्कर का क्या रोल है? इसमें वर्कर का कोई रोल नहीं है। तो आइडल टाइम तो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ही, जब प्रोडक्शन नहीं होगा फैक्ट्री में यदि प्रोडक्शन नहीं होगा तो आइडल टाइम आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम लोग इसे इकोनॉमिक रीज़न में रखते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न में भी नहीं इसको डालेंगे, प्रोडक्टिव रीज़न में भी नहीं डालेंगे, प्रोडक्शन रिलेटेड में भी नहीं डालेंगे, इकोनॉमिक रीज़न में इसको कंसिडर करेंगे हम लोग। द रीज़न फॉर द क्रिएशन ऑफ आइडल टाइम, देखो एक प्रकार का आइडल टाइम क्रिएट हो जाता है कभी कभी फैक्ट्री में, जिस समय वर्कर को तो मैंने अब रख लिया है लेकिन मार्केट में डिमांड नहीं है, तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता ना। जब तक मेरे पास ऑर्डर नहीं आएगा तब तक मैं प्रोडक्शन कैसे करूँगा? तो जब ऑर्डर मिल जाता है तो प्रोडक्शन होता है। कभी कभी कुछ ऑर्डर पहले से भी प्रिपेयर करके रखा जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं किया जाता है कि वो कहीं आने वाले समय में बिके ही ना और बहुत ज़्यादा ह्यूज लॉस हो जाए। तो मार्केट में डिमांड कम गया, इसके कारण एक आइडल टाइम क्रिएट हो जाता है फैक्ट्रीज़ में, हम लोग उसे इकोनॉमिक रीज़न में रखते हैं। ठीक है,